Okay, today we will study chapter number 5, गवर्नमेंट मैक्रो इंटरवेंशन। देखिए हमने माइक्रो पढ़ा जिसके अंदर हम इंडिविजुअल फर्म की इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करते हैं। हमने मैक्रो पढ़ा जिसमें हम बात करते हैं इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है, या पूरे जो जनरली जो है किसी पूरी कंट्री की बात करते हैं। जब हम पूरी वर्ल्ड की बात करें तो भी मैक्रो कहलाता है। ठीक है, लेकिन जनरली हम जब स्टडी करते हैं तो हम कंट्रीज वाइज बात करें, डिफरेंट कंट्रीज का हम स्टडी करते हैं मैक्रो लेवल पे। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट मैक्रो इंटरवेंशन मतलब तो गवर्नमेंट जो है वो मैक्रो लेवल पर कैसे इंटरवेंट करती है। ठीक है, जैसे अगर इंडिविजुअल लेवल पे अगर किसी प्राइस को कंट्रोल करना है या वो एक्सटर्नलिटीज को रोकना है तो गवर्नमेंट जो है वो माइक्रो इंटरवेंशन करता है कि फर्म को इंडस्ट्री को रेगुलेशन के थ्रू जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैक्रो लेवल का मतलब होता है इकोनॉमी एज होल वो इन्फ्लुएंस करनी है इसको। ठीक है ना। अब यहाँ मुख्तलिफ पॉलिसीज पढ़ेंगे। ठीक है ना, इकोनॉमिक जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज की कौन कौन सी होती है। ठीक है ना, द एम ऑफ मैक्रो पॉलिसी क्या क्या होते हैं उसके बाद हम पढ़े फिस्कल मॉनेटरी सप्लाई साइड पॉलिसी पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेन है। इसके अंदर हम आगे जाके जो है ना वो पढ़ेंगे कि जैसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मेन के एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले ये समझे आप कि मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन क्यों करेगी। ठीक है, उसके लिए तो मेन गवर्नमेंट माइक्रो पॉलिसी के जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो एम होता है, एम थोड़ा बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, सॉरी ब्रॉडर हो जाता है। उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फुल एम्प्लॉयमेंट का होता है किसी भी गवर्नमेंट के। जनरली हर गवर्नमेंट जो है ये जो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो। अच्छा, इनकी डेफिनेशन डिफरेंट हम आगे पढ़ेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, 100% नहीं तो 90% भी हो जाए तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि 3-4% अगर एम्प्लॉयड है कंसिडर करते हैं कि वो फुल एम्प्लॉय है। उसकी वजह क्या होती है वो हम आगे जाके डिटेल से पूरी करेंगे। ठीक है, उसके बाद है लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का होना और लो का होना और स्टेबल का होना जरूरी है। ठीक है, हम आगे जाके ये पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो क्यों जरूरी है। इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत होना अच्छी बात है क्योंकि डिफ्लेशन हो जाएगा तो बहुत डेंजरस है, इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी, बहुत से इश्यूज इसके अंदर आ सकते हैं। स्टेबल, लेकिन द प्रॉब्लम शुड बी लो एंड स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन उसके अंदर ना हो। ठीक है, एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, यानी जितना पैसा रिसीव कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उतना ही आप उसको रिसीव भी कर रहे हैं, उतना ही आप उसको पे करें। बहुत ज्यादा के जो है ना वो बैलेंस जो है आउट भी होना चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, इट ऑलवेज देयर, बट शुड नॉट बी गैप शुड नॉट बी वेरी ह्यूज। ठीक है, उसके बाद आपके स्टडी एंड सब्सटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, और इसके अंदर स्टडी इकोनॉमिक सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है ये एक दफा ग्रोथ हो रही है 5%, 6%, 3%, तो ये सस्टेन रहे। ठीक है ना, इसके अंदर ही बहुत फ्लक्चुएशन ना और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाए। ऐसा ना हो कि फिर आपको कभी आप बहुत ज्यादा आपने प्रोडक्शन कर दी, ग्रोथ होगी, फिर दोबारा नीचे आ जाए। ठीक है, सस्टेन, स्टडी एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ होने चाहिए। एक और अवॉइड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा ना हो। इससे जो है ना इंटरनेशनल जो है ना बायर जो है और सेलर जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। उनके सौदे, उनके जो है ना वो जो डीलिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है अगर आपके पास ये जो अगर स्टेबल नहीं है आपके। ठीक है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह एक और होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब जाके आप इन सब को डिटेल से अलग अलग जाके पढ़ेंगे। अच्छा, अब छोटा सा मैं बताया एट एनी पॉइंट द गवर्नमेंट में प्रायोरिटाइज वन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं होते, ये भी इम्पोर्टेंट है। एट एनी टाइम क्या होता है, गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज वन ऑब्जेक्टिव है ना। तो जनरली क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटाइज करते हैं।
अच्छा ठीक। अच्छा जी। अच्छा, गवर्नमेंट में प्रायोरिटाइज वन ऑब्जेक्टिव, इसमें कोई से एक ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि कम टाइम होता क्या है कि आप इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में इफेक्ट आ सकता है। कभी एम्प्लॉयमेंट को आप कंट्रोल करने उसको करने की कोशिश करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लेशन पे इफेक्ट आता है, ठीक है ना। ये रहता है इसके अंदर। ये इसके अंदर जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी एक को प्रायोरिटाइज करती है, उस पर फोकस करती है कि भले से दूसरों को नुकसान हो रहा हो लेकिन वो कंटिन्यू रहती है उसके ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है कि एट एनी टाइम गवर्नमेंट में प्रायोरिटाइज वन ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल इफ द इन्फ्लेशन इज 20%, अब ये बहुत ज्यादा है तो सबसे बड़ा फोकस इसका इस पे होगा, भले से फिर इसको कम करने के लिए भले से एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़िया है, ठीक है ना, तो उसको वो इसको फोकस करेगी। एंड राइजिंग द गवर्नमेंट में डिसाइड टू कंसंट्रेट ऑन अचीविंग प्राइस स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा फोकस करेगा। अच्छा, एक और चीज मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, अब सबसे पहले देखें आपके पास आपका आपका समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो जो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में आप चेक करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे सबसे पहले हम पढ़ेंगे अच्छा डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी कौन कौन सी होती है। देखें ये पूरे मैक्रो इकोनॉमी की जब भी पूरा पढ़ेंगे इस पॉलिसी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर वन जो है पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी। देखिए फिस्कल पॉलिसी किसे कहते हैं, लेकिन याद रखें फिस्कल पॉलिसी आप उसको कहेंगे, फिस्कल पॉलिसी होगी जब आपके पास जो है, जब बात आपके पास आएगी इसके ऊपर टैक्सेशन, टैक्सेशन के थ्रू जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग के जरिए अगर ये दो चीजें, ठीक है ना, ये दो चीजें, इन दो चीजों के थ्रू अगर गवर्नमेंट कोई मैनेज करने की कोशिश करती है डिमांड इन ऑर्डर टू अचीव कुछ भी, कोई मैटर अपना ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सकता है, ये सारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे जो लगे हैं, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव हुए जो कि आपको यहाँ पर ऊपर नजर आ रहे थे, हमने जो पढ़े थे ये वाले सारे। ये किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अगर जो है वो जो गवर्नमेंट है अगर वो इसको यूज कर रही है, टैक्सेशन को यूज कर रही है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग यूज कर रही है, तो ये क्या लाएगी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है जी। अच्छा, और अगर जो है गवर्नमेंट अगर वो अगर गवर्नमेंट जो है अगर कहती है कि भाई हम जो है ना, अगर वो इंटरेस्ट, जैसे ये कहलाता है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट के थ्रू अगर करती है वो कहलाती है मॉनेटरी पॉलिसी, हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रही थी? ओके, ठीक है। अच्छा, ओके, वेरी गुड, क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए अब हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा ना, ठीक है जी। अच्छा, तो ये फिस्कल पॉलिसी बेसिकली किसे बोलेंगे, टैक्सेशन और उसके थ्रू हम करते हैं। अगर गवर्नमेंट अगर इसको इन्फ्लुएंस करने करती है यानी कि टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट करने की तो फिस्कल पॉलिसी कहलाएगी।
ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर मुख्तलिफ पॉलिसी हो सकती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी हो सकती है, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है, और एक होती है ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। अच्छा, अब इसमें क्या फर्क है? देखिए, डिस्क्रिशनरी जो पॉलिसी, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है, ठीक है। और अगर ऑटोमेटिक का मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है, उसके अंदर जो है वो खास जो है ना प्लानिंग की जरूरत नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब ऑटोमेटिक बताऊंगा शायद बहुत दूसरी बात समझ आ जाए, ठीक है। वो क्या है ऑटोमेटिक? जो मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें, अगर आपको यहाँ देखें, ये आपको नजर आएगा, ये आपके इन दोनों का रिलेशन है। यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर आपकी जो है, ये जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, ठीक है, दोनों इसमें दिए हुए हैं। यानी रियल जीडीपी जब बढ़ती रहेगी तो क्या होगा कि टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होगा। अब ऑटोमेटिक सर्विस से क्यों बोलते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि जब आपके पास जो है वो जीडीपी, रियल जीडीपी जब बढ़ती जाएगी तो आपके टैक्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होती जाएगी, ठीक है। अगर आपके रियल जीडीपी कम होती जाएगी तो बेसिकली जब जीडीपी कम होगी तो आपके क्या होगा, क्या टैक्स रेवेन्यू कम होते जाएंगे और आपके एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा क्यों होंगे। इसकी वजह ये है कि जब आपके पास जो है वो जीडीपी आपकी बढ़ रही है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपकी बढ़ रही है, तो जाहिर है लोग जब एक्टिविटी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा हो रही है तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को टैक्स बहुत ज्यादा मिलेंगे और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है ना जाहिर है उसके कम से कम करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और जो आपकी जो रियल जीडीपी कम होती जाएगी तो क्या होगा, आपको जाहिर है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी तो गवर्नमेंट को टैक्स भी कम मिलना शुरू, कम मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, कम मिलेंगे और साथ साथ गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ये आपका कहलाएगा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ठीक है। अब दोबारा हम पढ़ें फिस्कल, ये पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें क्या लिखा है, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी द यूज ऑफ टैक्सेशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड, ये भी हमने डिस्कस किया। डिस्क्रिशनरी पॉलिसी क्या होती है? डेलिबरेट चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, डेलिबरेट चेंज जो करता है, ठीक है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन दैट अकर to reduce fluctuation in aggregate demand without any alteration in government policy। पॉलिसी नहीं है ये, वैसे ही आपके पास, अगर आपके पास देखें, ये आपके पास जाके डिजिटली बढ़ती जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, लोग कारोबार बढ़ता जाएगा तो इनकम बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम से कम होती चली जाएगी। स्पेंडिंग का मतलब क्या हो, जैसे मतलब गवर्नमेंट जो अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, या आपकी जो है ना वो जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है वो उनको देना पड़ रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा एक्टिविटी होती है तो कम से कम देना पड़ेगा। आई होप तो ये बहुत क्लियर होगा, ठीक है, ये दोनों चीजें। अच्छा, बजट डिसीजन भी होता है गवर्नमेंट का कि बजट, बजट क्या डिसीजन, बजट बेसिकली गवर्नमेंट का जो है वो जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जो है ना वो कहलाता है बजट। बजट क्या, एन एनुअल स्टेटमेंट इन विच गवर्नमेंट आउटलाइन प्लान फॉर इट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। या इन अदर वर्ड वी कैन से बजट, बजट इज द एक्सपेंसेस एंड इनकम के जो 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 मैच है वो क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। और बजट को बेसिकली प्लान कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग जो जब अगर आप प्लान और फाइनेंशियली करेंगे दैट इज कॉल्ड बजट। क्या मतलब है कि बजट एक्चुअली प्लानिंग होती है, कौन सी प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। और कौन सी फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसके अंदर आप अपनी स्पेंडिंग और रेवेन्यू को बताते हैं, स्पेंडिंग और रेवेन्यू, ठीक है। क्योंकि जाहिर है जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो टैक्स होता है, ठीक है ना, तो ये टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू और स्पेंडिंग की जब हम बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बजट, ठीक है जी। अच्छा, अब हम साइक्लिकल डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम आपकी कम है। साइक्लिकल डेफिसिट का मतलब होता है जो आपकी जो है ना वो अप एंड डाउन जो हो रहा होता है, ठीक है। ये आपको साइकिल जो हमने पढ़ा है। अब बजट डेफिसिट इफ देयर इज अ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। लो लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो क्या होगा, अब बजट डेफिसिट अगर ड्यू टू ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इज नोन एज साइक्लिक डेफिसिट। क्यों? क्योंकि आपकी जिस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती जाएगी, अगर हम दोबारा जाके उस पर देखें तो
हमारी अगर इसको देखें, हमारी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ते चले जाएगा और स्पेंडिंग कम होते चले जाएगी। इसी तरह अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती जाएगी, लेकिन इकोनॉमिक कम होती जाएगी तो उससे क्या होगा कि आपका टैक्स रेवेन्यू जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी स्पेंडिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये चीज है इसके अंदर कि आपका साइक्लिक डेफिसिट। स्ट्रक्चरल डेफिसिट क्या है कि देखिए गवर्नमेंट विल हाउएवर कंसर्न अबाउट अ स्ट्रक्चरल डेफिसिट। अच्छा, ये कब होता है स्ट्रक्चरल डेफिसिट? दिस अराइज व्हेन द गवर्नमेंट कमिटेड टू टू मच स्पेंडिंग रिलेटिव टू रेवेन्यू। ठीक है, ये कहलाता है स्ट्रक्चरल डेफिसिट। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि कमिट किया कि उन्होंने कहा कि सब बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करने हैं और रिलेटिव एक्सेस के रेवेन्यू कम करना। इन दिस केस द डेफिसिट विल नॉट डिसअपियर व्हेन जीडीपी इंक्रीज। क्या मतलब, यहाँ तो आपका डेफिसिट डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है ना, ये बैलेंस अगर इसका डिसअपियर हो जाएगा। अगर आपके पास ये ज्यादा है ये कम है, अगर आपके ये टैक्स ज्यादा है और आपकी ये बैलेंस है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की जो इनकम है दोनों बराबर है। इसके आगे और इसके पीछे दोनों क्या है, आपका गैप है। ये कह रहे हैं ऐसे क्या कह रहे हैं, डेफिसिट विल नॉट डिसअपियर। डेफिसिट का मतलब कुछ डिसअपियर नहीं होगा। इन प्रैक्टिस अ बजट डेफिसिट में कंटेन बोथ साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एलिमेंट। यानी कि गवर्नमेंट अगर डेलिबरेटली जो है ना बहुत स्पेंडिंग कमिटमेंट भी है, और फिर गवर्नमेंट नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी जब कम हो रही होती है, जब बजट बहुत ज्यादा वो हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इसको स्ट्रक्चर कर लेती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब कम हो रही होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो है ना वो टैक्स रेवेन्यू कम करती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देती है। इसको दोबारा पढ़ते हैं यहाँ पे। साइक्लिकल डेफिसिट होता है अब बजट डेफिसिट कॉज्ड बाय चेंज इन ऑटो इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आपकी अप एंड डाउन हो रही है तो अब बेसिकली इसको ऑटोनोमस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक की वजह से जो आपकी चेंजेस आ रही है वो साइक्लिकल बजट डेफिसिट होता है। ठीक है, अच्छा साइक्लिकल डेफिसिट क्या होता है? अच्छा, अब बजट डेफिसिट कॉज्ड बाय इम्बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस। ठीक है ना, ये जो आपके पास इम्बैलेंस, इस पॉइंट के हर जगह इम्बैलेंस है। इस पॉइंट के बाद चाहे वो आगे है या पीछे, दोनों इम्बैलेंस। क्योंकि इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपके जो टैक्स रेवेन्यू और आपकी स्पेंडिंग दोनों बराबर आ गई। यानी कि आपका जनरली ये सिर्फ आइडियली है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। या तो यहाँ पर होते हैं जिसे हम कहते हैं सरप्लस, और इधर कहते हैं जिसे हम कहते हैं डेफिसिट। यानी कि आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है और आपके रेवेन्यू कम। सरप्लस का मतलब आपके रेवेन्यू ज्यादा है और आपके क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर कम। ठीक है, सरप्लस होता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद अब ये तो हो गई फिस्कल पॉलिसी। लेकिन अभी जाके और जब क्वेश्चन वगैरह देख सकेंगे और समझ में आएगा आपके। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी आपको मैंने अच्छा, जो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन होता है। अच्छा, वेयर एज मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना, अब बढ़ाना या कम करना। ये मनी सप्लाई होती है। ठीक है, इसके अंदर एक्सचेंज रेट भी आ जाता है, लेकिन बेसिकली इंटरेस्ट, वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही होता है, क्योंकि जनरली जो है ना वो इंटरेस्ट रेट के थ्रू अप एंड डाउन करके मनी सप्लाई में बढ़ा लेते हैं। ठीक है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी जब भी आएगी इंटरेस्ट रेट उसका एक एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, और मनी सप्लाई दोनों का ताल्लुक किसके साथ है? मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का ताल्लुक जो है वो फिस्कल पॉलिसी। एमसीक्यूज के अंदर जो है वो जब आपके क्वेश्चन आते हैं उससे बेसिकली क्या होता है कि वो एक खास किस्म का जो है ना होता है, तो उसमें उसमें आपकी फिस्कल पॉलिसी भी यानी इंटरेस्ट इन्वॉल्वमेंट भी होती है और आपकी टैक्स की भी होती है। लेकिन जब वो कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी तो फिर आप इंटरेस्ट रेट को लेंगे और टैक्स को इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर वही क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि आपके पास फिस्कल पॉलिसी है तो फिर इंटरेस्ट रेट को इग्नोर करके फिर आप क्योंकि वो और टैक्सेशन लेंगे। क्यों? टैक्सेशन इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। You when MCQ is there, you have to read very carefully and then solve accordingly.
अच्छा, ये तो आपकी होगी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, द यूज ऑफ इंटरेस्ट रेट, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मनी सप्लाई एंड द एक्सचेंज रेट। देखिए तीनों चीजें आ गई इसमें ना, ठीक है ना। नॉर्मली इंटरेस्ट रेट मेन होता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, और एक्सचेंज रेट, ये तीन चीज इसमें दी गई है। अभी जाके पूरी समरी भी आ जाएगी, डोंट वरी। लेकिन जनरली जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो है फिस्कल जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल होता है, दैट इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? प्राइस ऑफ बोरोइंग मनी एंड रिवार्ड फॉर सेविंग, यानी कॉस्ट ऑफ लोन भी कह सकते हैं उसको इंटरेस्ट रेट। यानी जितना ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब ये होगा आपको लोन लेना या आपको बोरो करना या आपको क्रेडिट पे लेना, तो आपको महंगा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आपका जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है आपका कम होता रहेगा, बेसिकली कॉस्ट ऑफ टेकिंग लोन और बोरोइंग मनी विल बी चीपर एंड चीपर, ठीक है। तो जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जाहिर है आप ज्यादा ज्यादा बोरो करेंगे, क्रेडिट लेंगे ताकि आपको सस्ता मिल रहा है, जस्ट लाइक एनी अदर कमोडिटी। अब ज्यादा आप उसको पैसे लेंगे और स्पेंड करेंगे, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है। इंटरेस्ट रेट जब आपको मनी सप्लाई कम करनी होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, फिर वो जो महंगा होता है फिर वो कम लेते हैं, बल्कि वो अपने जो पैसा पड़े हुए होते हैं वो भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं ताकि उनको ज्यादा पैसा मिले। एक और जो है इंटरेस्ट रेट का ये होता है कि जो इंटरेस्ट रेट आपके पास जब किसी कंट्री के अंदर इंटरेस्ट, जैसे हम एडवांस कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिनका पैसा है, तो जिस मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है वो पैसा वहां ले जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में पिछले दिनों आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जो है वो फॉरेन एक्सचेंज काफी कम था, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, तो उससे क्या हुआ था कि जो है ना वो दुनिया के काफी जो लोग पैसे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तानी बैंकों में पैसा रखा, और उससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उससे क्या होगा, हमारी करेंसी एक्सचेंज वो स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है। लेकिन उसके जब जब पेमेंट का टाइम आया तो फिर हमारे साथ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। जो नॉर्मली होता क्या है, जब आप किसी से लोन लें और लोन लेने के बाद अगर आपने उसको सही से यूज नहीं किया, तो फिर आप जो है ना मिसाल के तौर पर आपको जो है ना वो 1 लाख रुपए किसी से लिए आपने, और आपको 10% लोन दे इंटरेस्ट देना है। मतलब ये कि 1 लाख पे आपको 10% देना है, तो मतलब 1,10,000 रुपये वापस करना है। लेट से आपको 1 साल के बाद वापस करना है। अब 1 लाख जब आपने ले लिया और 1,10,000 वापस करने हैं, तो आपको कम अज कम जो है ना वो 1,10,000 से ज्यादा आप, अगर आप 10,000 से ज्यादा कमा सकेंगी तो आप पेमेंट कर सकेंगे। मतलब ये 1 लाख रुपए लिया आपने और उसको ऐसा इन्वेस्ट किया कि वो पूरे किसी बिजनेस के अंदर या किसी जगह पे आपने उसको इन्वेस्ट किया, जिससे आपको 10,000 से ज्यादा मिले, लेट से 12,000 आपको आपने अर्न किए। तो फिर क्या होगा, जब एंड ऑफ द ईयर आप 10,000 वापस कर देंगे, 2,000 आपके पास सेव हो जाएंगे। 1 लाख वापस कर देंगे, 1 लाख 10,000 वापस कर देंगे, 2,000 आपके पास सेव हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी 1 लाख रुपए को आपने लिया और आपने इन्वेस्ट किया, जिसको आइडल ऐसे कैसे रखा रहा, या आपने जो है ना वो 10,000 से कम अर्न किया, लेट से आपने जो है ना 7,000 रुपए अर्न किए पैसे, तो फिर क्या होगा कि 1 साल के बाद आपको 1 लाख वापस करेंगे, 1,10,000 रुपए देना है, आपने उससे 7,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न किए, तो आप लोग को 1,07,000 वो देंगे, 3,000 रुपए जेब से भी देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आपका यानी एक आपने घाटे का सौदा किया, आपने अच्छा काम नहीं किया। इसलिए जब भी जो है ना याद रखें, जब भी गवर्नमेंट अगर लोन लेती है, अगर उससे लोन लेने के बाद वो प्रोडक्टिवली उसको अगर सही से इन्वेस्ट ना करे, अगर अर्न ना कर सके, तो उससे बहुत नुकसान हो जाता है। एक और एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख रुपए 10% वजह से लिए और आपने जो है ना वो 1 लाख रुपए को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में खर्च नहीं किया, आपने ऐसे ही खर्च कर दिया, तो फिर क्या होगा कि आपको 1 लाख रुपए वापस करने, साढ़े 10,000 वापस करने, तो टोटल 10,000 का लॉस हो जाएगा। मेरा ख्याल आपको बहुत अच्छी बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, मनी सप्लाई क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द कंट्री, ठीक है ना। जो आपकी जो जो करेंसी है, जो आपका मनी का मतलब होता है सिर्फ आपके पास कैश, जो आपके पास जो है वो हार्ड करेंसी जो आपके पास है, सॉरी आई मीन जो कैश आपके पास है या कैश बैंक आपके पास है, या वो चीजें जो कि इजीली कन्वर्ट हो जाती है कैश में, वो सब कैश के अंदर काउंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, देखा होगा जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अगर नहीं सुना हो, अगर नहीं सुना तो देखेंगे, जो प्राइस बॉन्ड होते हैं ना, जिसको जब चाहे आप जाएं और बैंक से पैसे ले लें,
उसका इनाम भी निकलता है। और क्या होता है कि आप पैसे दें और वो प्राइज बॉन्ड दें और आपको कौन पैसे मिले, तो कैश की तरह वो यूज हो रहे होते हैं। सारे के सारे क्या कहलाता है, कैश मनी कैश कहलाता है और साथ मनी सप्लाई का पार्ट है। ठीक है, ये तो हो गया। ये डेट आप पढ़ लीजिएगा थोड़ी देर, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। तो ग्रो इस्लामिक फाइनेंस ये बहुत बड़ा आजकल बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो चल रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर हम समझते हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए, लेकिन बेसिकली ये पूरी ग्रोथ ऑफ इस्लामिक फाइनेंस जो है ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है ना। अब वो स्टार्ट तो बेसिकली कुवैत और यूएई वगैरह सऊदी अरब से हुआ था। इन एशिया बांग्लादेश चाइना इंडिया एंड इंडोनेशिया आर लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। इन यूरोप द मेन सेंटर लंदन, लंदन से बेसिकली मेन यूरोप के अंदर ये आपका ये है। लंदन बहुत बड़ा जो है वो है जो कि इस्लामिक फाइनेंस को, जिसकी बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो ये अलग अलग ही टॉपिक है, लेकिन जस्ट आई एम टेलिंग यू दिस इज दी आपके पास जो है ना ग्रोथ इस्लामिक फाइनेंस जो है वो बड़ा जो है ना दुनिया में बड़ा एक्सेप्ट किया जा रहा है, बड़ा तेजी से ग्रो कर रहा है और बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहा है। इनके बेनिफिट को नजर आए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक हमने कौन सी पॉलिसी पढ़ी, एक पॉलिसी पढ़ी फिस्कल पॉलिसी, दूसरी हमने पॉलिसी पढ़ी है मॉनेटरी पॉलिसी। एक अच्छा, ये दोनों पॉलिसी जो होती हैं फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी ये सब ये डिमांड साइड पॉलिसी कहलाती है। ठीक है। और एक दूसरी पॉलिसी होती है वो होती है सप्लाई साइड पॉलिसी। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, सप्लाई पॉलिसी कोई अलग से कोई चीज नहीं होती। इसके अंदर बेसिकली जो है ना फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का भी जिसके अंदर कुछ ना कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, जो कि सप्लाई को बढ़ाता है। लेकिन इसका अच्छा, ये तो जो जो आपने मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी आपने पढ़ी है वो तो डिमांड को बढ़ाने के लिए भी हो सकती है, डिमांड को कम करने के लिए भी हो सकती है, एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड। ठीक है। लेकिन जो सप्लाई साइड पॉलिसी है ये जो है हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करने के लिए होती है। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि इंक्रीज करने के लिए खाली क्या होती है, इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है ना। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो होती है आपको एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए भी हो सकती है, एग्रीगेट डिमांड कम करने के लिए हो सकती है। एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ाएंगे, जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट जब ज्यादा हो रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते हैं। लेकिन उससे होता है क्या, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी हम करें ताकि एग्रीगेट डिमांड आपकी कम हो जाए, ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए। इन्फ्लेशन कम होता है तब दोबारा फिर अनएम्प्लॉयमेंट का मसला आ जाता है और यहाँ इस तरह चलते रहता है सिलसिला। ठीक है, याद रखिएगा, आपको शायद मैंने ये इसमें बताया था, फिर दोबारा रेफर कर रहा हूँ। देखें ये जो पॉलिसी है ये जो प्रायोरिटीज होती है इनकी, प्रायोरिटीज वन ऑब्जेक्टिव एट अ टाइम होती है, सारे के सारे नहीं हो सकते। ठीक है, एनी टाइम गवर्नमेंट में प्रायोरिटाइज वन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और यही मैंने आपको बताया कि एक पॉलिसी के एक पे जब आप फोकस करते हैं एम पे तो दूसरे पे इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। ठीक है, ये वो आपकी वो कौन सी हो गई पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फिस्कल पॉलिसी हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं सप्लाई साइड पॉलिसी। ठीक है जी। तो फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए भी हो सकती है, उसको कम करने के लिए भी हो सकती है। वो दोनों पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड के लिए होती है। ये दूसरी होती है वो होती है सप्लाई साइड पॉलिसी। सप्लाई साइड पॉलिसी में ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करने के लिए होती है। इसको इंक्रीज करने के लिए आपको एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है और बिल्कुल स्पेसिफिकली लिखा हुआ है मेजर डिजाइन टू इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई। सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए होता था, ठीक है, लिए कम करने की सप्लाई पॉलिसी नहीं होती। इसके अंदर आप जो है ना अभी आप देखिएगा इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन पॉलिसी के टूल भी आ सकते हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि सप्लाई को बढ़ाया जाए। इसको बढ़ाया जाए, सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम अगर यहाँ पर आए, देखिए यहाँ इसको पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, वेरी गुड।
चले, ये खुद भी कर लीजिएगा, इसमें प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब देखें जरा, ये देखें, ये आपकी जो है अभी तक हमने जब पूरा पढ़ा है ना तो पूरा। अच्छा, ये बात रखिएगा कि जितने को डिटेल लिखी ना तो रीड जरूर कर लीजिएगा। मैं हमेशा से आपको एक बात बार बार दोहराता हूँ, इसको रीड जरूर करें। इसको रीड करने से आपको कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर डेफिनेटली ध्यान में रह जाएंगे, ठीक है ना। जो मैंने बताया है हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन जब इसको रीड कर लेंगे ना, और जब अगर आपका बुक है तो बेस्ट तरीका यह है कि इनको मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर लें, बेस्ट है। ठीक है, अगर आपका सॉफ्ट कॉपी आपके पास है, अगर मैंने दी तो हो सकता है फिर वो सिक्योर होगी, उसमें ज़्यादा इसमें जो है ना फिर ये हाईलाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी तरह इसको अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें, कुछ कर लें ताकि आपके बाद में काम आए। अच्छा, अब देखें जरा, कैसे मैक्रो मैक्रो पॉलिसी कौन सी होती है, मैक्रो पॉलिसी कौन सी होती है। एक आपकी फिजिकल, एक मॉनिटरी, सप्लाई साइड पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी जो भी मैंने बताया कि एम क्या होता है, इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। इन्फ्लुएंस लिखा है वैसे इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, इनकी जो मेजर कौन कौन से होते हैं, एक आपके टैक्सेशन होता है और एक आपके गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। फिजिकल के अंदर, मॉनिटरी के अंदर एम क्या होता है, इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। देखिए ये यहाँ पर भी एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। यहाँ भी इन्फ्लुएंस यानी इनकी डिग्री दोनों, एग्रीगेट डिमांड, यहाँ भी इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये आपका डिमांड आ गया, ठीक है। इसलिए इसको डिमांड साइड पॉलिसी भी कहते हैं, दोनों पॉलिसी को, ठीक है। इसका इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट तो ये है, ठीक है। सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट तो ये है, लेकिन मनी सप्लाई, जाहिर इसके इसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाती है, लेकिन कोई और तरीके से मनी सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। और एक एक्सचेंज रेट है, ये तीन इनके रूल है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि इंटरफेस इज द मेन और वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है। ये हो गया, ये तो आपकी आगे। अच्छा, ये एक और पॉलिसी जो कहलाता है सप्लाई साइड पॉलिसी। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद सिर्फ इंक्रीज करना होता है, ठीक है। इन दोनों का मकसद आपको डिक्रीज करना भी हो सकता है, एग्रीगेट डिमांड, और इंक्रीज भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करना है। अच्छा, एम क्या होता है, इंक्रीज, ये देखें इंक्रीज आ किसको, सप्लाई, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई को, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या होता है कि सब्सिडीज आ सकते हैं, देखें। अब ये टैक्स, इनकम टैक्स, हालांकि टैक्स जो है वो आपका इसका पार्ट भी है, देखो यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन ये टैक्सेशन है, इसका मकसद जो है ना आपका डिमांड के लिए अगर आप कर रहे हैं तो फिजिकल पॉलिसी कहलाएगी, सप्लाई सप्लाई साइड के लिए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा ये भी टैक्स आ गया, इनकम टैक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई साइड पॉलिसी के अंदर ये पॉलिसी इसके अंदर चीज आ सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आगे रहे, ठीक है। ये सारे के सारी जो है ना फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है अलग। लेकिन ये तीनों आप सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करने के लिए करें एग्रीगेट सप्लाई को, तो फिर वो सप्लाई साइड पॉलिसी कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, ट्रेड, अच्छा, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें होती हैं। एक होते हैं ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन को रिफॉर्म्स होता है, उनको पूरा करना के ताकि सप्लाई बढ़ सके, स्ट्राइक वगैरह ना हो, कोई मिस यूज ना करें। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन भी हो सकती है। प्राइवेटाइजेशन क्या चीज थी, हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट जो है अपने अंडर में जो उनके पास फॉर्म बिजनेस चल रहे होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल को सेल कर देती है। क्यों सेल कर देती है, क्योंकि उससे वो समझती है कि जब प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे हमारे बिजनेसेस तो ये इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इनकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ेगी और इनकी एलोकेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन और बढ़िया आपने जो रेट टेबिज्म आपने लगाया हुआ है उसको आप रेगुलर कम से कम करें ताकि सप्लाई सर ये ना ये एग्रीगेट सप्लाई बढ़ सके। बहुत कम रूल कर दिए, जितने रूल कम करते जाएंगे उतनी सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह गवर्नमेंट सब्सिडीज दे सकती है, ठीक है ना। एक कंपनी करेगी सब्सिडी देने से क्या होगा, तो सब्सिडीज मिलेगी, जो प्रोड्यूसर है तो वो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, सप्लाई वो बढ़ा देगा ताकि प्रॉफिट अपना और बढ़ा सके, ठीक है ना। तो ये दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल, मॉनेटरी एंड सप्लाई साइड पॉलिसी। आई होप कि बहुत ही क्लियर आपके समझ में आ गया होगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू मे आस्क एनी टाइम। तो थोड़ा सा यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है। अच्छा, अब आपको ये तो हम तीनों पॉलिसी पढ़ ली, ये पॉलिसी होती है, मैक्रो पॉलिसी होती है। अब इन पॉलिसी के बारे में ना आपको डिटेल पढ़नी है। क्या चीज है, पॉलिसीज टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट और इक्विलिब्रियम, ये कौन सी पॉलिसी होती है, ठीक है ना। पॉलिसी अप्रोच क्या होती है, ये क्या मकसद है इनका, कि पॉलिसीज टू करेक्ट
बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम को कम करने, बैलेंस करने के लिए आप डिफरेंट आप पॉलिसी लगाते हैं। कौन सी एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी भी हो सकती है, ये समझने बहुत ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये क्या चीज होती है, देखें ये भी अक्सर एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और आपको बहुत समझने की जरूरत है। ठीक है, क्या लिखा है, लिखा है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी और एक होती है एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये मोर और लेस सेम चीज है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, इधर देखें, याद रखिएगा कि यहाँ पर हम जो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो हम कर रहे हैं, हमारा मकसद यहाँ पर एक्सपेंडिचर यानी स्विच कर दें। स्विच का मतलब बेसिकली क्या है, अच्छा किसके लिए करें, देखिए ये याद रखिएगा, ये इसका ताल्लुक किसके साथ है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज होती है, ये आपको अच्छी तरह पता होगा, जितना आप टोटल आप पेमेंट करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और जितना रिसीव करते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको आप बेहतर करने के लिए क्या करते हैं, आप जो है वो ये दो पॉलिसीज होती है, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। इसको मैं डिटेल से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ एक सेंटेलाइज दे रहा हूँ कि ये है क्या। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी होती है जिसमें आप जो है वो स्विच कराती हैं, तो मतलब गवर्नमेंट जो है स्विच करवाती है, कैसे करवाती है, वो ये कहती है कि ऐसी पॉलिसी बनाए जिस वजह से इम्पोर्ट जो है वो जो गुड्स हैं वो कम यूज करें, ठीक है, और एक्सपोर्ट जो है ना, जो लोकल प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करें। इसलिए आप पॉलिसी, आप एक्सपेंडिचर कम नहीं करवा रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम नहीं करवा रही, बल्कि सिंपली स्विच करवा रही है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं वो instead of buying imported goods, you should buy domestic product। ठीक है, इसको जरा पढ़ लीजिएगा, इसमें देखिए effectively this would include any policy measure designed to persuade domestic household। देखिए ये आपको आ गया, persuade किसको, persuade का मतलब उनको रिक्वेस्ट करना, उनको पसंद करना, उनको रागिब करना कि भाई डोमेस्टिक हाउस होल्ड जो है ना, एंड फर्म टू बाय, क्या किसको बाय करें, डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स को बाय करें। ठीक है, एंड सर्विसेज रादर देन इम्पोर्ट्स। ठीक है ना, कि वो ये कहलाती है स्विचिंग पॉलिसी। सिंपल समझ, वैसे भी ये समझ में आ रहा होगा आपके कि स्विचिंग पॉलिसी का मतलब क्या हुआ। स्विचिंग पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि आपने स्विच करा दिया कि इम्पोर्टेड आपके गुड्स के बजाय आप जो है उनको कहें कि वो इम्पोर्टेड कर लें। अच्छा उसके लिए क्या करे वो, उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते हैं कि इम्पोर्ट जो है ना वो महंगी कर देते हैं, टैक्स लगा देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं, उससे क्या होता है, महंगा हो जाता है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम हो जाता है। ठीक है, ये कहलाती है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। एक होती है एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी, इसमें जो है मकसद स्विच करना नहीं है, बल्कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर को ही कम करवा देते हैं। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छा इसमें भी आपके फिजिकल लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, तो स्पेंडिंग आप गवर्नमेंट कर सकती है कि भैया गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्स बढ़ा दे। ठीक है, तो इनकम डिस्पोजल इनकम कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होगा, आपके महंगा हो जाएगा, तो जो आपकी तो एक्सपेंडिचर है वो आपके कम हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा ये मेरा ख्याल है आपको बहुत समझ में, अच्छी समझ में आएगा, नहीं आया हो तो यू कैन जस्ट रीड इट आउट, एंड इफ यू हैव एनी इशू, इवन देन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू मे आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बहुत सिंपल थी, आसान से, पहले एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है पूरा सत्तर साइंस लिखा हुआ है। Policy measure designed to encourage people to switch from buying foreign produced product to buy domestically produced goods। और सिंपल इसके लिए क्या जो करेंगे तो पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा पूरा। Spending development policy measure designed to reduce imports and increase exports। ठीक है, ये जो ये स्विच नहीं करने को कह रहे हैं, बल्कि वो इम्पोर्ट कम करने के लिए, अच्छा, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बाय रिड्यूसिंग डिमांड, टोटल आपको डिमांड ही कम करती है। ठीक है, यहाँ डिमांड कम नहीं कर रहे हैं और डिमांड उतने की उतनी रख रहे हैं, सिर्फ स्विच करा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग इंपोर्टेड गुड यू शुड बाय डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हियर यू आर रिड्यूसिंग द डिमांड, ओवरऑल डिमांड, दैट इज कॉल्ड डैम्पनिंग। डैम्पनिंग का मतलब है रिड्यूस करना, एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग का मतलब एक्सपेंडिचर कम करने की पॉलिसी है। ठीक है, जब एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे जाहिर, तो जाहिर है आपके पास जो खर्चा करेंगे डोमेस्टिक पे करेंगे, हम फॉरेन पे नहीं करेंगे। फिस्कल पॉलिसी आ गई, अच्छा फिस्कल पॉलिसी के बारे में पूरा आपका बता गया। फिस्कल पॉलिसी होगी पूरी, दोबारा लिखा हुआ है फिस्कल पॉलिसी, इसमें लिखा हुआ है इफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये आप पूरा पढ़ लेंगे कि कितने इफेक्टिव रहता है। इस द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इसकी इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, देयर इज नो इशू
इफ यू हैव एनी यू may ask in the class. ठीक है, क्या आप ये बताएंगे फिजिकल पॉलिसी आपको मैंने आपको बताया था क्या होती है? फिजिकल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। अगर आप गवर्नमेंट अगर वो उसको यूज कर रही है तो किस हद तक इफेक्टिव होता है। ठीक है, हम तो ये पढ़ते हैं ना ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है नहीं हो सके। उसके लिए पूरा पढ़ेंगे कि भाई अगर अगर आपका टैक्स अगर रेस कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ तक इफेक्ट हो सकता है और कहाँ नहीं हो किस सूरत में वो इफेक्टिव नहीं हो सकता, ये पूरा पढ़ेंगे। इसी तरह जो आपके पास जो है ना वो जो मॉनेटरी पॉलिसी जनरली क्या होती है, इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट में आप कहाँ तक आप मनी सप्लाई इंटरेस्ट वगैरह आप कर सकते हैं और किस हद तक वो इफेक्टिव रहती है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये सप्लाई साइड पॉलिसी की अभी सप्लाई साइड हमने पढ़ी ना, मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी है सप्लाई साइड पॉलिसी। तो यहाँ पर भी उन दोनों की इनकी भी इफेक्टिवनेस यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसकी सप्लाई साइड इफेक्टिव पॉलिसी तीनों पॉलिसी है, इन तीनों पॉलिसी के इफेक्टिवनेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस हुआ हुआ है। ठीक है, कितने इफेक्ट होते हैं, क्लियर हो गया? अच्छा, काफी है भाई इतना, क्या कहते हैं आप? चैट करके बता दें कि काफी अगर है तो ठीक है, नाम अगर आपके पास नेक्स्ट क्लास में ये कर लेंगे डिमांड। इज इट इनफ? और ओके ठीक है। ठीक है जी, हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। अगर क्वेश्चन अभी है पिछले चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है, जब पिछले क्वेश्चन की आपको इशू वगैरह तो बता दीजिए, नहीं तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास को कंप्लीट करके फुल फ्लैश ओनली फास्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है हम क्लास एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।